Hello everyone, welcome back to Nursing Classes Prime. In this video, we will discuss about the one of the disease of pathology is glomerulonephritis. यहाँ पर आई नहीं होगा, ओ होगा, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस डिजीज़ होती है उसका इंट्रोडक्शन, कितने टाइप्स की होती हैं, उसका एटियोपैथोजेनेसिस क्या है, उसकी हिस्टोपैथोलॉजिकल क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, उसमें भी दो तरीके के माइक्रोस एग्जामिनेशन में हमें क्या फाइंडिंग देखने को मिलेगा और माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग हमें क्या देखने को मिलेगा। उसके बाद से हम बात करेंगे कि इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होंगे। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस डिजीज़ होता है वो क्या होता है। इट इज़ a group of disease that cause inflammation of the glomeruli which are the tiny filtering unit of the kidney। जो glomerulonephritis होता है क्या होता है, ग्रुप ऑफ डिजीज़ होता है जो मेनली क्या करता है, जो ग्लोमेरुलाई होता है उसमें इन्फ्लामेशन कॉज कर देता है। आइटिस का मतलब ही होता है इन्फ्लामेशन। जहाँ भी आइटिस आए वहाँ पर आपको समझ जाना है कि उसका मतलब क्या है, इन्फ्लामेशन। और ग्लोमेरुलाई मतलब अगर ग्लोमेरुलाई में अगर इन्फ्लामेशन हुआ है तो उसको हम क्या बोल देंगे, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोल देंगे। अब वो जो ग्लोमेरुलाई होती है वो क्या करती है, एक छोटी छोटी फिल्टरिंग यूनिट्स होते हैं जो किडनी में फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। जब उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है उस कंडीशन को हम क्या कह देंगे, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कह देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। ये मेनली दो टाइप्स के होते हैं, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। एक्यूट में क्या होगा, एक्यूट का मतलब ही होता है रैपिडली ऑनसेट, मतलब कम टाइम के लिए हो और उसका जिसका ऑनसेट जो हो वो रैपिड हो। ये मेनली कब होता है, जब कोई भी पोस्ट इन्फेक्शस हो जाता है या फिर मतलब कोई भी स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से क्या हमें देखने को मिलेगा, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस देखने को मिलेगा। अगर कहीं भी आपको एक्यूट आ रहा है, क्रोनिक आ रहा है, एक्यूट का मतलब है बहुत कम टाइम के लिए और सडन ऑनसेट होना, और क्रोनिक का मतलब है बहुत लॉन्ग टाइम से कोई डिजीज़ चलती आ रही है तो उसको हम क्या दे देंगे, बोल देंगे क्रोनिक बोल देंगे। एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में क्या होगा, ये रैपिड ऑनसेट होगा और पोस्ट इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से होगा, मतलब कोई भी स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन वगैरह हो गया उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस देखने को मिलेगा। अगर हम इसकी हिस्टोलॉजी की बात करें तो मेनली हमें क्या देखने को मिलेगा, हाइपर सेलुलर ग्लोमेरुलाई देखने को मिलेगा। हाइपर सेलुलर का मतलब ही है जो सेल्स होंगे उनका नंबर जो होगा वो इंक्रीज़ कर जाएगा। किसके सेल्स, जो ग्लोमेरुलाई की जो सेल्स होंगी उनका नंबर जो होगा वो हमें बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, न्यूट्रोफिल्स जो होगा वहाँ पे उनका बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन होने लगेगा। तो हमें हिस्टोलॉजी में ये चीज़ मेन देखने को मिलेगा, जो उसकी ग्लोमेरुलाई की जो सेल्स होती हैं उसका साइज जो होगा हमें बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, नंबर उसका जो होगा बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। क्या क्या हमें सिम्टम्स देखने को मिलेगा, तो पहले आता है आपका हेमाचूरिया, जिसमें हमारी यूरिन में ब्लड का एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा। सेकंड आएगा आपका प्रोटीनूरिया, मतलब हमारी यूरिन में प्रोटीन्स का जो नॉर्मल लेवल से ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी उसकी। एडिमा देखने को मिलेगा, एडिमा में मेनली आपका जो पेरिया और वाइटल एडिमा होता है, आई के अराउंड जो एडिमा होता है वो हमें मेनली देखने को मिलेगा, और हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। तो ये किसके बारे में था, टोटली एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के बारे में था। अब हम बात करते हैं क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। क्रोनिक का मतलब ही क्या है, बहुत लंबे टाइम से जो चला आ रहा है। मतलब क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में क्या होता है, जब एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बहुत लंबे टाइम तक, मतलब कुछ मंथ से लेके कुछ ईयर्स तक अगर कंटिन्यू बना रहता है तो ये क्या करता है, एक क्रोनिक किडनी डिजीज़ कॉज कर देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कह देते हैं। हिस्टोलॉजी में हमें क्या देखने को मिलेगा, ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस देखने को मिलेगा। अब ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस क्या होता है, जो ग्लोमेरुलाई होती हैं उनमें स्कार का फॉर्मेशन हो जाता है, स्कार फॉर्म हो जाता है और जो ग्लोमेरुलस होता है वो हार्ड हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस बोल देते हैं। मतलब जो ग्लोमेरुलाई होगी उसमें स्कार फॉर्मेशन देखने को मिलेगा और हार्ड, ऑब्वियसली बात है अगर स्कार फॉर्मेशन होगा तो वहाँ पे हार्डनिंग हो जाएगी। इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस देखने को मिलेगा, जो इंटरस्टिशियल स्पेस होगा वहाँ पे हमें फाइब्रस फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, और जो ट्यूबुलर एट्रोफी देखने को मिलेगा, मतलब जो ट्यूब्यूल्स होंगे उनमें एट्रोफी मतलब सेल का जो श्रिंकेज हमें देखने को मिलेगा। तो इसकी कुछ हिस्टोलॉजी हमें देखने को मिलेगा किसका, क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के केस में। अब हम बात करते हैं कॉज क्या है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के। तो जिसका पहला कॉज है वो है इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट इन ग्लोमेरुलाई, मतलब अगर बहुत ज़्यादा इम्यून कॉम्प्लेक्स अगर डिपॉजिट हो गया है ग्लोमेरुलाई में तो क्या कॉज करेंगे, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कॉज करेंगे। सेकंड कॉज है इसका स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, मतलब कोई भी थ्रोट या फिर स्किन इन्फेक्शन हो गया है स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया की वजह से, तो वो भी क्या कॉज करेगा, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कॉज करेगा। उसके बाद से आता है आपका इडियोपैथिक, मतलब इसका एग्जैक्ट कॉज क्या है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का वो अननोन है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, इडियोपैथिक बोल देते हैं।
मेन तो ये अननोन कॉज, मतलब उसका कॉज हमें एग्जैक्ट पता नहीं है। अगर उसके अलावा अगर कोई कॉज हो सकता है तो वह इम्यून कॉम्प्लेक्स का डिपोजिशन। सेकंड आता है आपका स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो गया, या फिर ल्यूपस नेफ्राइटिस के केस में भी इसमें क्या होता है, जो सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटस होता है इनमें, मतलब उसकी वजह से जो किडनी में इन्फ्लामेशन हो जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ल्यूपस नेफ्राइटिस बोल देते हैं। तो ये कुछ इसके कॉज थे ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस के। अब हम बात करते हैं इटियोपैथोजेनेसिस, क्योंकि पैथोलॉजी में हमें दो चीज़ें मेन पढ़नी होती है। एक इटियोपैथोजेनेसिस कि मतलब क्या चेंजेस आ रहे हैं, कैसे हो रहा है, और दूसरा उसका ग्रॉस एग्जामिनेशन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, मतलब हमें ग्रॉसली क्या फाइंडिंग देखने को मिल रहा है और माइक्रोस्कोपिक हमें क्या फाइंडिंग देखने को मिल रहा है। तो पहले हम बात करते हैं इटियोपैथोजेनेसिस। इटियोपैथोजेनेसिस में क्या होगा, ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर, जैसे कि कोई भी इन्फेक्शन हो गया ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से, कोई सिस्टमिक डिजीज़ हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, SLE हो गया, मैलिग्नेंट ट्यूमर हो गया, इम्यूनोग्लोबिन का डिपोजिशन हो गया, एपिकोट पास्चर सिंड्रोम हो गया। तो किसी भी इटोलॉजिकल फैक्टर की वजह से क्या होगा, जो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन है वो स्टिमुलेट हो जाएगा, एंटी डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियस बी का फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाएगा, और जो एंटी स्ट्रेप्टोकाइनेज और एंटी हाइलुरोनिडेज इसका जो फॉर्मेशन होगा वो स्टिमुलेट हो जाएगा। जब इनका फॉर्मेशन स्टिमुलेट हो जाएगा तो ये क्या करेंगे, हमारे सर्कुलेटिंग एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को फॉर्म कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ग्लोमेरुलाई की जो कैपिलरी होती है उनमें इनका एक्यूमुलेशन होने लगेगा। जब इनका एक्यूमुलेशन होने लगेगा तो क्या करेंगे, इम्यूनोलॉजिकल सब्सटेंसेस का रिलीज़ करना शुरू कर देंगे। जब इम्यूनोलॉजिकल सब्सटेंस रिलीज़ होंगे, ये क्या जो सेल का लाइसिस करना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से जो सेल की परमेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। जब सेल की परमेबिलिटी बढ़ेगी तो बायोकेमिकल मीडिएटर्स जितने भी होते हैं, जैसे कि जो भी इन्फ्लेमेशन कॉम्प्लीमेंट्स हैं उनका एक्टिवेशन होने लगेगा, जैसे कि ल्यूकोसाइट्स हो गया, फाइब्रिन्स हो गया, न्यूट्रोफिल्स हो गया, मोनोसाइट हो गया, लाइसोसोमल एंजाइम्स हो गया, इनका जो फॉर्मेशन होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। जब इनका फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाएगा तो क्या करेंगे, जो ग्लोमेरुलाई की जो सेल वॉल होती हैं उनको डैमेज कर देते हैं। जब उनको ये डैमेज करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, प्लेटलेट का एग्रीगेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। जब प्लेटलेट का एग्रीगेशन होना स्टार्ट हो जाएगा और उसकी वजह से क्या होगा, जो यूरिन के थ्रू प्रोटीन पास होने लगेगा, RBC पास होने लगेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीनूरिया और हेमेचूरिया बोल देंगे। अब रेनल ब्लड फ्लो जो होगा और जो GFR होगा हमारा वो घट जाएगा, सोडियम का रिटेंशन हो जाएगा, हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, एल्बुमिनिया देखने को मिलेगा और एडिमा देखने को मिलेगा। तो इसका इटियोपैथोजेनेसिस कैसे था, कोई भी इन्फेक्शन हुआ, जैसे कि कोई भी इटोलॉजिकल फैक्टर की वजह से एंटीबॉडी का फॉर्मेशन जो होगा वो स्टिमुलेट हो जाएगा। जब एंटीबॉडी का फॉर्मेशन स्टिमुलेट होगा तो जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स हैं वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में फॉर्म होना, एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब वो एक्यूमुलेट होंगे तो वो क्या करेंगे, इम्यूनोलॉजिकल सब्सटेंस को रिलीज करना शुरू कर देंगे, जो सेल का लाइसिस करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से जो सेल की परमेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। जब सेल की परमेबिलिटी कम होगी तो वहाँ पे क्या होगा, जितने भी इन्फ्लेमेशन कॉम्प्लीमेंट्स मीडिएटर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। वो क्या करेंगे, जो ग्लोमेरुलाई के सेल वॉल है उनको डैमेज करना स्टार्ट कर देंगे। जब सेल वॉल डैमेज हो जाएगा जिसकी वजह से प्लेटलेट का एग्रीगेशन होने लगेगा, जिसकी वजह से प्रोटीन और RBC का हमारे यूरिन के थ्रू पास आउट होने लगेगा। जब वो RBC और प्रोटीन यूरिन के थ्रू पास आउट होने तो उस कंडीशन को हम क्या बोल देंगे, प्रोटीनूरिया और हेमेचूरिया बोल देंगे, जिसकी वजह से जो हमारे रेनल ब्लड फ्लो है वो कम हो जाएगा, GFR घट जाएगा, जिसकी वजह से सोडियम का रिटेंशन, हाइपरटेंशन, एल्बुमिनिया और एडिमा हमें देखने को मिलेगा। तो ये इसका इटियोपैथोजेनेसिस था। अब हम बात करते हैं हिस्टोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट हम बात करते हैं ग्रॉस चेंजेस, क्योंकि हम इसका चेंजेस दो तरीके से देखते हैं, ग्रॉस चेंजेस और माइक्रोस्कोपिक चेंजेस। तो पहले हम बात करेंगे ग्रॉस चेंजेस। ग्रॉस चेंजेस में हमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें ग्रॉस चेंज का हमें ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है। यूजुअली जो किडनी का साइज़ होता है वो थोड़ा हमें एनलार्ज देखने को मिलेगा, जो उसका नॉर्मल साइज़ होगा उससे थोड़ा सा बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, और स्टंकिन देखने को मिलेगा। लेकिन किस केस में, जब ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस और क्रॉनिक कंडीशन में आ जाएगा तो उसमें फाइब्रोसिस फॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से स्टंकिन हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद से जो इसका सरफेस एरिया है वो स्मूथ दिखेगा एक्यूट स्टेज में, और अगर क्रोनिक स्टेज होगा तो वहाँ पे हमें ग्रैन्यूल्स का फॉर्मेशन दिखेगा और स्कार फॉर्मेशन दिखेगा। एक्यूट कंडीशन में ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस केस में ज़्यादा हमें ग्रॉस अपीयरेंस में कुछ देखने को नहीं मिलता है, लेकिन क्रॉनिक कंडीशन में हमें थोड़ा सा साइज उसका एनलार्ज देखने को मिलेगा, ग्रैन्यूल्स फॉर्मेशन दिखेगा और स्कार का फॉर्मेशन दिखेगा। तो इसका ग्रॉस चेंजेस था, और एक्यूट का और क्रोनिक का। ये एक इमेज है जिसमें आपको दिखाया है कि ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस के केस में क्या होता है। ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे स्कार का फॉर्मेशन हो जाता है, कॉर्टिकल्स जो होंगे यहाँ की इनका एट्रॉफी हो जाएगा, जो कनेक्टिव टिश्यू हैं इनमें भी एट्रॉफी हो जाएगा। उसके बाद से जो ग्लोमेरुलाई हैं इनमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो किडनी का साइज होगा वो स्मॉल हो जाएगा।
उसके बाद हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है, जो माइक्रोस्कोपिक चेंजेस का डिपेंड करता है कि कंडीशन कौन सी है। मतलब हर एक कंडीशन में, हर एक स्टेज में अलग अलग किस टाइप का ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस का केस है, उस केस में हमें माइक्रोस्कोप में चेंजेस अलग अलग देखने को मिलेगा। अगर हम एक्यूट ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस की बात करेंगे, जो मेनली किसकी वजह से हो रहा था, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, हाइपर सेलुलरिटी देखने को मिलेगा। अब हाइपर सेलुलरिटी क्या था, इसमें जो ग्लोमेरुलाई की जो सेल्स होती हैं उनका नंबर जो होता है इंक्रीज कर जाता है, तो हमें हाइपर सेलुलरिटी देखने को मिलेगा। प्रोलिफरेशन देखने को मिलेगा, जो एंडोथेलियल एंड मेसेंचियल सेल्स होती हैं उनका, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स का इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलेगा। और क्या होंगे, जो कैपिलरी ल्यूमेंस होंगी वो नैरो हो जाएंगे और लंपी बम्पी डिपॉजिट देखने को मिलेगा। तो ये किस केस में हमें देखने को मिलेगा, एक्यूट ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस में। ये एक इमेज है जिसमें आपको नॉर्मल ग्लोमेरुलाई है वो दिखाया गया है, और क्या क्या हमें देखने को मिलेगा माइक्रोस्कोप के थ्रू वो चीज़ें। ये जो है ये नॉर्मल ग्लोमेरुलस है, और यहाँ पे क्या हो रही है, जर्म की कॉलोनी फॉर्म हो गई है। यहाँ पे न्यूट्रोफिल का कास्ट आपको देखने को, इतना क्लियर इमेज नहीं है, तो यहाँ पे आपको न्यूट्रोफिल का कास्ट देखने को मिलेगा, और यहाँ पे एब्सेस का फॉर्मेशन हो गया रहता है। तो ये इमेज था किसका, एक्यूट ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस के केस में देखने को मिलेगा। सेकेंड आता है आपका रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस। इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्रेसेंट फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। क्रेसेंट का मतलब ही होता है मून शेप्ड अपीयरेंस। मतलब जो रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस होगा उसमें क्या होगा, हमें क्रेसेंट फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। मतलब जो पैराइटल एपिथेलियल सेल्स होंगे उनका प्रोलिफरेशन हो जाएगा, फाइब्रिन फॉर्म हो जाएगा जो बॉमन्स स्पेस होता है उनमें, और जो फाइब्रिनॉइड का डिपोजिशन होने लगेगा, और जो ग्लोमेरुलर होता है उनमें नेक्रोसिस होने लगेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगा किसमें, रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस केस में माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग में। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेम्ब्रेनस में क्या होगा, थिक एंड ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो ग्लोमेरुलर के जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो थिक देखने को मिलेगा, स्पाइक एंड डोम शेप्ड अपीयरेंस हो जाएगा। उसके बाद से आता है मिनिमल चेंजेस डिजीज। ये भी एक टाइप का ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस है, जिनमें क्या होगा, नॉर्मल अपीयरेंस माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम देखेंगे तो नॉर्मल अपीयरेंस हमें दिखाई देगा। और उसके बाद से हमें क्या देगा, इफेसमेंट ऑफ पोडोसाइट फोर्थ प्रोसेस ऑन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे तो क्या देगा, इफेसमेंट ऑफ पोडोसाइट्स देखने को मिलेगा। इफेसमेंट ऑफ पोडोसाइट्स में क्या होता है, एक फ्लैटनिंग और फ्यूजन देखने को मिलता है। मतलब जो पोडोसाइट्स होंगे एक उसमें क्या होगा, वो फ्लैट होते हैं और फ्यूजन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो नॉर्मल फंक्शन होती है उसकी ग्लोमेरुलाई की वो लॉस हो जाती है, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से उसके फिल्ट्रेशन प्रॉब्लम होने लगती है। क्योंकि जो नॉर्मल पोडोसाइट्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, थिन होते हैं, और उनमें क्या होता है, इंटरलॉक्ड होते हैं वो एक दूसरे से। लेकिन जब इन्फेसमेंट ऑफ पोडोसाइट्स हो जाते हैं तो वो फ्लैट हो जाते हैं, उनका फ्यूजन हो जाता है, और जो उनका नॉर्मल फंक्शन होता है वो लॉस हो जाता है। तो हमें किस में देखने को मिलेगा, मिनिमल चेंजेस डिजीज में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद से आता है फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेफ्रोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या होगा, जो ग्लोमेरुलाई होगी उसमें सेगमेंटल स्क्लेरोसिस देखने को मिलेगा, और जो कैपिलरी लूप्स होंगे वो कोलैप्स दिखेगा, और जो पोडोसाइट्स होंगे उनमें इंजरी दिखेगा और डिटैचमेंट दिखेगा। जब डिटैचमेंट हो जाएगा उसकी वजह से क्या होगा, जो उनका फंक्शन है उसका लॉस हो जाएगा। तो ये कुछ माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग्स थी जो हमें अलग अलग टाइप्स के ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस के केस में अलग अलग हमें देखने को मिल रहा था। अब हम बात करेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स की। तो जिसका फर्स्ट साइन एंड सिम्टम है वो है हेमेचूरिया। हेमेचूरिया का मतलब होता है ब्लड इन यूरिन। तो पहला जो साइन एंड सिम्टम होगा आपका हेमेचूरिया। सेकेंड है आपका प्रोटीनूरिया। प्रोटीनूरिया का मतलब होता है प्रोटीन इन यूरिन। अगर इसमें इसका जो रेंज होगा 3.5 ग्राम पर डे से ज़्यादा हमें प्रोटीन उसमें देखने को मिलेगा हमारे यूरिन में। तो सेकंड साइन एंड सिम्टम इसका आएगा प्रोटीनूरिया। थर्ड आपका आएगा एडिमा, स्पेशली पेरीऑर्बिटल एडिमा। पेरीऑर्बिटल एडिमा क्या होता है, जो ईयर्स के अराउंड में जो स्वेलिंग हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, पेरीऑर्बिटल एडिमा बोल देते हैं। ये कब होता है, जब हम सुबह सुबह सो के उठते हैं, जिसको भी एक ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस का केस रहेगा, तो उसके आई के अराउंड में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग देखने को मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेरीऑर्बिटल एडिमा बोलते हैं। इसका थर्ड एंड साइन सिम्टम्स था। उसके बाद से आता है आपका हाइपरटेंशन। क्यों होगा, फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा, एंजियोटेंसिन सिस्टम जो होगा उसका एक्टिवेशन हो जाता है, उसके वजह से हमें हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। और एक यूरिया होगा, जो यूरिन आउटपुट होगा वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या इंडिकेट करता है, डिक्रीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हमें इंडिकेट करता है। उसके बाद से आएगा आपका एब्डोमिनल पेन होगा, और फ्रिक्वेंट टाइम नाइट टाइम आपको फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होगा। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स थे किसके, ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस के केस में। यहाँ पे एक इमेज है जिसमें आपको पेरीऑर्बिटल एडिमा दिखाया गया है। ये दिख रहा है आपको, आई के अराउंड में क्या हो गया, पूरा स्वेलिंग हो गया है।
और ये फुट में भी इसका स्वेलिंग देखने को मिल रहा है। तो ये साइन एंड सिम्टम है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेनली जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो उस टाइम दिखाई देता है, जिसको भी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का केस रहता है उसको। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स थी। यहाँ पे है कुछ, अगर किसी को टॉन्सिलाइटिस वगैरह हुआ, क्योंकि इसमें स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से भी हो रहा था, तो ऐसा भी आपको फाइंडिंग देखने को मिल सकता है। स्किन इन्फेक्शन अगर कोई हो गया है तो उस केस में भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको दिखाया गया फीवर होगा, हेमेचूरिया होगा, मतलब आपके यूरिन में ब्लड दिखाई देगा, फीवर होगा, मलेज होगा, एनोरेक्सिया होगा। ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स थे किसके, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के केस में। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, इडियोपैथोजेनेसिस क्या होगा उसका, उसके बाद से उसका हिस्टोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और भी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, और भी जितने भी डिसऑर्डर है पैथोलॉजी का, उससे रिगार्डिंग हम जितने भी डिजीज़ कंडीशन है उसका डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।